हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। आई एम रियली सॉरी, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। थोड़ा सा टाइम बिजी में चल रहे थे तो इस वजह से नहीं बना पाए थे, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़े से रेगुलर रहें और समय समय पे वीडियोज़ अपलोड करते रहें। आज का जो टॉपिक है वो लूज स्टूल्स या डायरिया है। बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, तो हम कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में उसको डिस्कस करूं। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में कर लेंगे, और ताकि आप लोगों को देखने में और समझने में आसानी होंगे। ये जो प्रेजेंटेशन रहेगी या ये जो वीडियो है ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में है, ताकि जो लोग इंग्लिश में समझते हैं, हिंदी बहुत अच्छा नहीं समझ पाते हैं, उनको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो के साथ। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अगर ये यूज़फुल लगती है। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज लूज स्टूल्स या डायरिया जो हम लोग कहते हैं कॉमनली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली डायरिया होता क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायरिया की, किस तरीके से डायरिया फैलता है या किस वजहों से डायरिया होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस डायरिया को या लूज स्टूल्स को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को हो ही ना, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा कि डायरिया होता क्या है, या कब हम लोग कहें कि बच्चे को डायरिया होना शुरू हो गया है या लूज स्टूल्स होना शुरू हो गया है। तो अगर बच्चे को पिछले 24 घंटे में 3 या 3 से ज़्यादा बार पतली पॉटी हो रही हो तो वो हम लोग उसको एक डायरिया ब्रॉड टर्म में बोलते हैं। 3 से ज़्यादा बार हो रहा हो, ठीक है, और बहुत पतला हो रहा हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि 3 से ज़्यादा बार हो और रीसेंट चेंज हो, बट पॉटी जो हो रही हो, जो पहले सॉलिड या सेमी सॉलिड होती थी, वो बिल्कुल वाटरी होने लगे। तो इस दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है और तभी हम लोग इसको डायरिया कहते हैं, ठीक है। अब क्या डायरिया डेंजरस है या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो यस, डायरिया एक बहुत सिंपल सी बीमारी होती है और आगे चल के या बच्चों में बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो होता है डायरिया से, और हर पेरेंट्स को मैं ये समझाता हूँ कि वो होता है लूज स्टूल्स से कितनी बार बच्चा पॉटी कर रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना ज़्यादा वाटरी हो रही है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है बच्चे में, पानी की कमी होने का। और पानी की कमी के साथ साथ जो सेकंड प्रॉब्लम होती है कि जब भी बच्चा डायरिया ये लूज स्टूल्स पास करता है तो साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जो नमक वाली चीज़ें होती हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम हमारी बॉडी में होता है, उसका लॉस होता है। तो ये दोनों जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं किसी भी चाइल्ड में, और मेनली हमें डायरिया में इसी चीज़ को फोकस करना है। इसी के लिए ट्रीटमेंट पे हमें फोकस देना है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस ना हो। किन चीज़ों को डायरिया नहीं कहेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डायरिया कब कहते हैं। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल अगर है तो हम उसको डायरिया नहीं कहेंगे। ये इसीलिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे का देख सकते हैं एज के अकॉर्डिंग कि कितनी बार वो नॉर्मली स्टूल पास कर सकता है, और छोटे बच्चों में वो कितनी बार भी करें। अगर दूध पीने के बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेमी सॉलिड सा करते हैं, फटाफटा सा पॉटी करते हैं, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, परफेक्टली नॉर्मल। अप टू 2 ईयर्स के बच्चों में 2 बार तक पॉटी करना नॉर्मल है, ठीक है। अब 2 साल से बड़े बच्चे में 2 बार पॉटी करना थोड़ा अब नॉर्मल मानते हैं, और डायरिया हम तब कहेंगे जब ये फ्रीक्वेंसी 3 बार से ज़्यादा हो, प्लस जो डायरिया हो, जो पॉटी कर रहा हो बच्चा, वो बहुत ज़्यादा वाटरी होना शुरू हो जाए। दूसरी चीज़ होती है एक मिकोनियम चीज़ होती है, जो कि जनरली बच्चे बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद हमने देखा है कि एक डार्क ग्रीन कलर की पॉटी, बहुत स्टिकी सी पॉटी करते हैं, इसको हम लोग मिकोनियम कहते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, डायरिया का कोई सिम्टम्स नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है, फिर भी कुछ पेरेंट्स थोड़े से वरीड हो जाते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। जनरली फर्स्ट वीक में ये जो कलर होता है डार्क ग्रीन से येलो होना शुरू हो जाता है, और ये जो स्टूल करते हैं जनरली बच्चे पहले 24 से 48 घंटे में करते हैं, और इसको हम लोग मिकोनियम कहते हैं, और ये भी डायरिया नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने बोली थी कि छोटे बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं कि जितनी बार दूध पीते हैं उतनी बार पॉटी कर देते हैं, इस टर्म को हम लोग मेडिकली गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, और ये बहुत कॉमन होता है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब हमारे हॉस्पिटल में या मेरी ओपीडीज़ में जो बच्चे आते हैं पेरेंट्स, और बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होता है कि इसको भी कई बार डायरिया के तरीके से ट्रीट किया जाता है, और पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं कि बच्चा बहुत दिन में 10 बार भी पॉटी कर दे रहा है। और जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है, जब उससे पूछा जाता है, तो यही निकल के आता है कि बच्चे ने जितनी बार दूध पिया थोड़ी थोड़ी सी फटी फटी पॉटी कर दी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक छोटे बच्चे में बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये डायरिया नहीं है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इस बात को भी आपको समझना है।
नेक्स्ट जो होता है कि अगर मान लीजिए बच्चा 3 बार से ज़्यादा भी पॉटी कर रहा है लेकिन जो पॉटी है वो पानी जैसी नहीं हो रही है, उसमें कोई रीसेंट चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ना और कंसिस्टेंसी चेंज होना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी मतलब बच्चे को हमें ये चीज़ बोलने के लिए कि बच्चे को डायरिया है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग डायरिया कहते हैं। और ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने बताए, इनको हमें डायरिया की कैटेगरी में नहीं रखना है और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये डायरिया होता क्यों है बच्चों में। तो मोस्ट कॉमनली अगर हम लोग डायरिया के कॉजेज़ में देखें तो छोटे बच्चों में इन्फेक्शंस होते हैं, और इन्फेक्शन में भी स्पेसिफिकली जो कॉमन है वो होता है वायरल इन्फेक्शंस। स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चों में मोस्टली जो डायरिया के एपिसोड्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन से होते हैं, जैसे रोटा वायरस हो गया, एंट्रो वायरस हो गया, तमाम तरीके के वायरसेस होते हैं, इनकी वजह से होता है। और इसीलिए मैं बार बार पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, तो प्लीज़ अपने मन से एंटीबायोटिक तो ना ही शुरू करें। इसके अलावा जो इन्फेक्शन हो सकता है वो बैक्टीरिया से या कुछ पैरासाइट से हो सकता है। इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हर बार हमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली जो होता है बिना एंटीबायोटिक के भी बच्चे अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, जैसे कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं या बाउल की डिजीज़ होती है, थायराइड की प्रॉब्लम या सिस्टमिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़ वगैरह अगर बच्चे को रहता है, कुछ बच्चों को रहता है, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। फूड एलर्जीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से डायरिया होता है। या कुछ टाइप के मेडिकेशंस, अगर हम बहुत ज़्यादा बच्चे को फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक दे रहे हैं या कुछ मेडिकेशंस बार बार अननोइंगली हम लोग दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से भी डायरिया बहुत कॉमनली होता है। और एक लास्ट कॉज होता है कि जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उसकी वजह से भी, स्पेशली अगर कंटामिनेटेड वाटर रहता है या पानी जब चेंज होता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों को लूज टूल्स होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि किस वजह से ये इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। इंडिया में सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। आज भी गांव देहात के एरिया में पॉटी या प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं, तो पुअर सैनिटेशन या हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है डायरिया का। इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन, अगर हम हाथ की सफाई नहीं रखते हैं तो भी इस तरीके के इन्फेक्शंस होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। हमने खाना बनाया, खाना को अच्छे से कवर नहीं किया खाने से पहले, तो मक्खियों के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है। अनक्लीन यूटेंसिल्स अगर हम लोग बार बार करें, कोई पुराना खाना है और अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, उनकी वजह से हो सकता है ये इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है या फूड पॉइजनिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरीके से छोटे बच्चों में बॉटल फीडिंग, इसीलिए हम लोग मना करते हैं, इंकरेज नहीं करते हैं बॉटल फीडिंग को, क्योंकि अगर बॉटल्स क्लीन नहीं हैं तो बच्चे को बार बार डायरियल एपिसोड्स होंगे। और ये बहुत सारी स्टडीज़ में भी देखा गया है कि बॉटल फीडिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनमें अगर कंपेयर किया जाए ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा एपिसोड्स डायरिया के होते हैं, क्योंकि जनरली अनहाइजीन, हम कितनी भी कोशिश करें उतनी सफाई नहीं रख पाते। नेक्स्ट जो रहता है कि हम अनपैस्चराइज्ड मिल्क ले लें जो कि सही से उबला ना हो या प्रॉपर तरीके से पैकेज ना हो, तो उस कंडीशन में भी एक डायरिया के एपिसोड होते हैं। और फाइनली एक जो सबसे कॉमन कॉज होता है कि स्ट्रीट फूड, बताशे, टिक्की और ये सब अगर हम लोग अनहाइजीनिक जगह से खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, तो रिस्क ऑफ डायरिया हम लोग का बढ़ जाता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है डायरिया के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और हम लोग जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ये एक डायग्राम है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये हम एफ्स की बात करते हैं कि जनरली फीसिस जो होता है यानी स्टूल जो होता है, इसी के थ्रू डायरिया पहुंचता है, और इसको हम लोग मेडिकली फीको ओरल रूट कहते हैं। यानी किसी की गंदगी या किसी के पॉटी के थ्रू अगर हम लोग वो किसी भी फॉर्म में इंजेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो, तो उससे हो सकता है। तो ये फ्लूइड्स के थ्रू फैल सकता है, अगर हैंड हाइजीन सही नहीं है, फिंगर्स के थ्रू फैल सकता है, मक्खियों के थ्रू या मच्छरों के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू फैलता है, फील्ड में हम लोग गए उसके थ्रू फैलता है, और इससे ही हमारे खाने में आता है और फाइनली फिर किसी ना किसी नए इंसान को हो जाता है। तो ये एक साइकिल होती है और प्रिवेंट करने के लिए इसी साइकिल को तोड़ना सबसे ज़रूरी है। तो इसी से हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम लोग डायरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि डायरिया हो ही ना। तो सिंपल सी बात है, जो जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी कि एक वजह होती है, उन्हें हमें ठीक करना है। तो अगर हम सैनिटेशन पे और हाइजीन पे प्रॉपर ध्यान दें तो हम लोग डेफिनेटली डायरिया को प्रिवेंट कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि बॉटल फीडिंग्स थोड़ी अवॉइड करना है, पैसिफायर्स का इस्तेमाल ना करें, ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करें, और अगर किसी वश बॉटल फीडिंग कर भी रहे हैं तो बॉटल्स को प्रॉपरली स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, या मल्टीपल बॉटल्स आपको रखने हैं ताकि किसी भी वजह से पुराने बॉटल में बच्चे को दूध ना मिले, या बच्चे का बॉटल या पैसिफायर गिर जाता है तो हमें उसको चेंज करते रहना है। तो अगर ये पॉसिबल हो पाए, अगर बॉटल फीड देनी भी पड़ रही है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट जो चीज़ होता है कि अननेसेसरी यूज़ या बहुत ज़्यादा आजकल लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद से एंटीबायोटिक्स शुरू कर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। जैसा मैंने बार बार कहा कि मोस्टली इन्फेक्शंस जो छोटे बच्चों में होते हैं वो वायरल होते हैं और उनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने पे होता क्या है नुकसान, की जो हमारे पेट में या गट में, इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं और उसकी वजह से डायरिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो प्लीज़ एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करिए किसी भी बीमारी की वजह से, अनलेस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। अपने मन से तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंटीबायोटिक सेफ दवाइयाँ नहीं होती हैं, इस चीज़ को प्लीज़ समझिए। तो प्लीज़ अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक वजह होती है। नेक्स्ट होता है कि आज के टाइम में हम लोग पास बहुत सारे वैक्सीन्स हैं, सबको तो सारे वायरसेस के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है रोटा वायरस या टाइफॉइड का जो वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस ए होता है, इनके लिए हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाएं इनके लिए। अगर नहीं लगा है तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछें, क्योंकि इन कुछ वैक्सीन्स का टाइम लिमिट या एज लिमिट होता है, तभी तक हम लोग लगवा सकते हैं। तो डेफिनेटली अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाएं इन सब चीज़ों से, और हम लोग फिर डायरियल या लूज स्टूल्स के जो एपिसोड्स हैं वो अपने बच्चों में कुछ हद तक प्रिवेंट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, जो डेंजर साइंस और कब हमें हॉस्पिटल में लेके जाना है, कब हम लोगों को डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि दोनों वीडियोज़ को जब साथ में आप देखेंगे, साथ में समझेंगे, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और आप अपने बेबी का ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन अ वीक हम लोग अपलोड कर दें। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।